नमस्कार, मैं चंद्र उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज के क्लास में हम असामान्य व्यवहार के अध्ययन की जो विधियां हैं उसमें से दूसरी और तीसरी महत्वपूर्ण विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। असामान्य व्यवहार के अध्ययन की विधियों में पहली विधि जो थी केस इतिहास विधि, उसके बारे में हमने क्लास ले लिया है, जिसको आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। आज की क्लास में हम असामान्य में व्यवहार के अध्ययन की विधियों में से जो दूसरी विधि है साक्षात्कार विधि, या इसको हम नैदानिक साक्षात्कार विधि भी कहते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और अगली विधि जो हमारी ये तीसरी विधि है प्रक्षेपी विधि, इसके संबंध में हम चर्चा करेंगे, जिसको हम प्रोजेक्टिव टेक्निक कहते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और समझते हैं कि साक्षात्कार विधि और प्रक्षेपी विधि के माध्यम से किस प्रकार से असामान्य व्यक्ति या असामान्य रोगी के व्यवहारों का एक विश्लेषण मनोचिकित्सक प्राप्त करता है। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड इसी प्रकार की वीडियो देखने को मिलती रहे। और इस टॉपिक का आपको हैंड रिटेन नोट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां से आप अपने नोट्स को मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि साक्षात्कार विधि, या इसको हम नैदानिक साक्षात्कार विधि कहते हैं, ये क्या होता है और इसका प्रयोग कैसे एक मनोचिकित्सक किसी असामान्य व्यक्ति के असमान व्यवहारों को अध्ययन करने में करता है। देखिए, सबसे पहले आप समझें कि साक्षात्कार क्या है। तो साक्षात्कार में क्या होता है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच आमने सामने के संबंध के साथ वार्तालाप किया जाता है। ठीक है, उसको हम साक्षात्कार कहते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच आमने सामने के संबंध के साथ किसी निश्चित उद्देश्य को लेकर जब बातचीत की जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, साक्षात्कार कहते हैं। अब समझते हैं कि ये साक्षात्कार का प्रयोग असामान्य मनोविज्ञान में कैसे होता है। तो देखिए, असामान्य व्यवहार के निदान के लिए साक्षात्कार एक उपयोगी विधि है। इसे नैदानिक साक्षात्कार भी कहते हैं, यानी कि साक्षात्कार विधि को नैदानिक साक्षात्कार असामान्य मनोविज्ञान में हम कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है मूल्यांकन साक्षात्कार, असेसमेंट इंटरव्यू, और दूसरा है उपचारात्मक साक्षात्कार, जिसको थेरेपिक इंटरव्यू कहते हैं। यानी कहने के तात्पर्य है कि इस पहले वाले मूल्यांकन साक्षात्कार में जो मनोचिकित्सक होता है वो क्या करता है, मानसिक रोगी के व्यक्तित्व के संबंधित तमाम तरह के पक्षों पर डाटा कलेक्ट करता है, और डाटा कलेक्ट करने के बाद उनका वो मूल्यांकन करता है, असेसमेंट करता है। ठीक है, वो मतलब उसके व्यक्तित्व में जिन जिन कारणों से विकृतियाँ आई है, या वो उसको जो मानसिक रोग है उसके मानसिक होने के पीछे क्या कारण है, पहले वाले प्रकार में वो सभी चीज़ों का डाटा कलेक्ट करता है और उनका वो मूल्यांकन करता है। ठीक है, इससे संबंधित वो चीज़ों को पूछता है। मूल्यांकन साक्षात्कार वह साक्षात्कार है जिसमें मनोचिकित्सक मनोरोगी से उसके व्यक्तित्व से संबंधित तमाम पहलुओं को लेकर बातचीत करता है और उनसे डाटा कलेक्ट करके उसका मूल्यांकन करता है। देखिए, दूसरा क्या है, जब पहले वाले साक्षात्कार में मूल्यांकन डाटा कलेक्ट करके मूल्यांकन मनोचिकित्सक कर लेता है, तो दूसरे वाले में वो उसके रोगों को समझ लेता है और उसके रोगों का वर्गीकरण कर देता है कि इसको मनोविदलता है, या इसको मनोग्रस्तता बाध्यता विकृति है, या इसको फोबिया है, या अन्य प्रकार की मानसिक रोगी से ये ग्रस्त है। ये डिसाइड करके और उसी के हिसाब से उसको क्या है उसका उपचार वो करता है। ठीक है, तो इसको क्या कहता है, उपचारात्मक साक्षात्कार कहा जाता है। नैदानिक साक्षात्कार के 4 घटक होते हैं, यानी कि 4 घटक होते हैं या 4 स्टेप होते हैं। कोई भी मनोचिकित्सक जब किसी मानसिक रोगी के साथ नैदानिक साक्षात्कार करता है तो क्या है, उसके 4 चरण होते हैं। सबसे पहला चरण है सौहार्द रिपोर्ट। जो मानसिक रोगी है, सबसे पहले मनोचिकित्सक क्या करता है, उसके साथ तन्मयता का संबंध बनाता है, यानी कि उससे जो है उसका हालचाल पूछता है और उसको क्या है अपने साथ इतना जोड़ लेता है जिससे कि कह रहे जब आगे की जानकारी मनोचिकित्सक मानसिक रोगी से पूछे तो वो बताने में उसके अंदर कोई भी हिचकिचाहट न हो पाए। ठीक है, तो सबसे पहले मनोचिकित्सक क्या करता है, मानसिक रोगी के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करता है। फिर दूसरे में क्या करता है, जब सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित हो जाता है तो फिर वो क्या इस बात का
वो चुनाव करता है कि हम किन तकनीक के माध्यम से मानसिक रोगी के समस्याओं को समझें और समस्याओं को समझ कर क्या है उसका हम निदान करें। तो इसमें वो टेक्निक का अपने टेक्निक का डिसीजन करता है, डिसाइड करता है कि कौन सा हम टेक्निक अपनाएं। और तीसरे में क्या कहता है, मानसिक स्थिति, यानी कि इसमें क्या है वो मनोचिकित्सक मानसिक रोगी की जो मानसिक स्थिति हुई है वो किन कारणों से हुई है, उसके होने के पीछे कारण क्या है और उसके होने के पीछे कारण क्या है और उसके भूतकाल में क्या घटनाएं घटी थी जिसके कारण उसको यह रोग हुआ, इत्यादि की सारी चीज़ों का पता वो इसके माध्यम से लगा लेता है। अब चौथा है निदान। जब इन सारे तीनों स्टेपों का वो पालन कर लेता है तो उसे पता चल जाता है कि ये हमारा जो मानसिक रोगी है वो किस प्रकार के मानसिक रोग से ग्रस्त है। फिर उसी रोग के हिसाब से उसका वो उपचार करता है या वो निदान करता है। ठीक, तो ये 4 स्टेप होते हैं। अब साक्षात्कार विधि के कुछ गुण होते हैं, इसको हम देख लेते हैं। देखिए, पहला है गहन अध्ययन से गहन सूचनाएं प्राप्त करना, यानी कि इसमें जो मनोचिकित्सक होता है मानसिक रोगी के का गहन अध्ययन करता है, उसके व्यक्तित्व से संबंधित सभी पक्षों के बारे में उसका इंटरव्यू लेता है, उससे बातचीत करता है, जिसके कारण उससे जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं वो भी क्या है बहुत ही ज़्यादा डीपली प्राप्त होती हैं। तीसरा क्या है, दूसरा क्या है, शारीरिक हाव भाव तथा व्यवहार करने के ढंग का अध्ययन करना। जब इंटरव्यू होता है तो उसमें आमने सामने का संबंध होता है, जिसके कारण ये मनोचिकित्सक मानसिक रोगी के हाव भाव का भी अध्ययन करता रहता है कि मानसिक रोगी जब उससे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसका आंसर वो किस प्रकार से दे रहा है और आंसर देते समय उसका फिजिकल गेस्चर कैसा है, फिजिकल पोस्चर कैसा है और फिर वो किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है किसी क्वेश्चन पे, तो इत्यादि का भी अध्ययन इस विधि के माध्यम से हो सकता है। अब इसके कुछ दोष भी हैं, उसको देख लेते हैं। इसका दोष पहला है कि आमने सामने का संबंध होने के कारण जो मानसिक रोगी है उसके अंदर घबराहट की समस्या होती है, जिसके कारण वो सही उत्तर नहीं दे पाता है। ठीक, ये इसकी सबसे बड़े दोष है। दूसरा है, यह विधि आत्मनिष्ठ विधि होने के कारण जानबूझकर क्लाइंट द्वारा सही सूचना। यह विधि क्या है, आत्मनिष्ठ विधि क्या है, आत्मनिष्ठ विधि का मतलब क्या है, इसमें मनोचिकित्सक मानसिक रोगी से कुछ क्वेश्चन पुटअप करता है, वो उसका क्या है आंसर देता है। तो ये जरूरी नहीं है कि मनोचिकित्सक जो मानसिक रोगी से क्वेश्चन पूछ रहा है उसका वो सही उत्तर दे। कभी कभी जानबूझकर अपनी गलतियों या कुछ कमियों को छुपाकर मानसिक रोगी या असामान्य व्यक्ति इस मनोचिकित्सक के क्वेश्चन का आंसर देता है, तो ये इसका दोष हुआ। अब हम बात कर लेते हैं अपने तीसरी विधि जिसको हम प्रक्षेपी विधि कहते हैं, उसके संबंध में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, प्रक्षेपी विधि क्या होता है, ये व्यक्तित्व मापन की एक बहुत ही प्रचलित विधि है, प्रक्षेपी विधि। ठीक है, इस विधि का उपयोग कब ज़्यादा होना प्रारंभ हुआ, जब द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। जब द्वितीय विश्व युद्ध का समय था तब इस विधि का उपयोग अधिक किया जाने लगा। ठीक है, क्यों किया जाने लगा, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय तमाम प्रकार के जो है मिसाइल हमले, तमाम प्रकार के रासायनिक हमले हुए, जिसके कारण जो है जो उसमें सैनिक लड़ रहे थे उनके न ही शारीरिक क्षति हुई बल्कि उनकी मानसिक क्षति भी बहुत ज़्यादा हुई। तो मानसिक क्षति कितना हुई इसका पता लगाने के लिए प्रक्षेपी विधि का प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के समय अधिक किया जाने लगा। परंतु प्रक्षेपण पद का एक तकनीक रूप में उपयोग सर्वप्रथम किसने किया, हेनरी ए मरे 1938 ने किया। यानी कि प्रक्षेपण पद का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो हेनरी ए मरे ने किया। अब प्रक्षेपी विधि क्या होती है इसको समझ लेते हैं। देखिए, इस विधि के अंतर्गत व्यक्ति के सामने कुछ अस्पष्ट या असंगठित उद्दीपक या परिस्थिति प्रस्तुत किया जाता है। इनके प्रति व्यक्ति कुछ क्या अनुक्रिया करता है। इन अनुक्रियाओं के माध्यम से व्यक्ति अचेतन रूप से अपनी इच्छाओं, त्रुटियों एवं मानसिक संघर्षों को व्यक्त करता है। यानी कहने की तात्पर्य कि प्रक्षेपी विधि या प्रविधि वह विधि है जिसमें प्रयोज्य के सामने कुछ असंगठित या अस्पष्ट उद्दीपक या परिस्थिति प्रस्तुत किया जाता है, जिसके प्रति क्या है व्यक्ति को अनुक्रिया करना होता है। और इन अनुक्रियाओं के माध्यम से व्यक्ति के जो अचेतन
मन में इच्छाएं हैं, त्रुटियां हैं इत्यादि चीज़ों का अंदाज़ा लगा दिया जाता है। ठीक है, तो ये प्रक्षेपी विधि के माध्यम से व्यक्ति के अचेतन मन में क्या चल रहा है, ठीक है, उसकी इच्छाएं क्या है, इन सभी का पता इस विधि के माध्यम से लगाया जाता है। और कैसे लगाया जाता है, इस विधि में किन किन परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। प्रक्षेपी विधि में सबसे प्रचलित विधि जो है वो है रोसार्क का स्याही धब्बा परीक्षण। उसमें क्या होता है, रोसार्क का स्याही धब्बा परीक्षण में स्याही के छींटे से कुछ अस्पष्ट चित्र बने होते हैं, जिनको एक मानसिक रोगी देखकर उसको बताना होता है कि उसको क्या क्या चित्र उसमें दिख रहा है, उस चित्र के बारे में उसको लिखना होता है। तो किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति या उसके मन में या उसके अचेतन में जो विचार चल रहे होते हैं उसी के हिसाब से वो चित्रों का अंदाज़ा भी लगाता है। ठीक है, तो ये इस स्याही के धब्बे को देखकर या कि क्या किया जाता है, चित्र कोई दिया जाता है, उसको चित्र कर देखकर कहानी लिखना। कोई चित्र आपको दिया जाएगा तो उस चित्र से लेकर अचेतन मन में आपके जो विचार इच्छाएं हैं उसका आसानी से पता लगाया जाता है। या कोई वाक्य अधूरा है उसकी पूर्ति करना या किसी कोई चित्र बनाने के लिए देकर उनके क्या है अचेतन विचार को आसानी से जाना जाता है। यह विधि क्या है, बहुत ही प्रचलित और इस विधि जो परिणाम प्राप्त होते हैं बहुत विश्वसनीय एवं वैध होते हैं। इस विधि में जो व्यक्ति होता है इस बात से वो पूर्णतः अनभिज्ञ रहता है कि उसके व्यक्तित्व के किन पक्षों का मापन किया जा रहा है और कैसे मापन किया जा रहा है। इसलिए इस विधि को बहुत ही महत्वपूर्ण विधि असामान्य व्यवहार के अध्ययन करने में माना जाता है। ठीक, और इस व्यक्ति को संपूर्ण परिस्थिति की जानकारी नहीं हो पाती है। इस विधि में क्या है, व्यक्ति को संपूर्ण परिस्थिति यानी कि उस पर क्या प्रयोग किया जा रहा है और उनके किन व्यवहारों का मापन करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, इसकी बात की जानकारी नहीं हो पाती, जिससे क्या है प्रयोजक के अचेतन मन में जितनी भी विचार इच्छाएं दमित इच्छाएं सभी को क्या है प्रयोग के माध्यम से प्राप्त कर लिया जाता है और उसी के आधार पर निष्कर्ष प्राप्त करके असामान्य व्यक्ति के व्यवहारों का विश्लेषण किया जाता है। इस विधि के गुण बहुत हैं, जैसे कि इस विधि से जो परिणाम प्राप्त होते हैं वो विश्वसनीय एवं वैध होते हैं। इस विधि से रोगी के अचेतन मन की इच्छाओं विचारों एवं त्रुटियों का पता आसानी से लगाया जा सकता है। इस विधि के माध्यम से कई ऐसी सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं जो अन्य विधियों के माध्यम से प्राप्त नहीं की जा सकती हैं। अब इसके कुछ दोष देख लेते हैं। इस विधि का पहला दोष है कि प्रशासन गणना एवं विवेचन सामान्य या कम अनुभवी व्यक्ति द्वारा संभव नहीं। करने के तात्पर्य है कि इस विधि का प्रयोग एक कुशल प्रयोगकर्ता ही कर सकता है। ठीक है, क्योंकि ये विधि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा जटिल है। इस विधि को किसी असामान्य व्यक्ति पे करने के लिए, असामान्य व्यक्ति प्रयोग करने के लिए इस विधि के बारे में क्या है अच्छे से जानकारी जो प्राप्त किया हो वही व्यक्ति इसको अच्छे से कर सकता है। तो क्या है कम अनुभवी व्यक्ति द्वारा ये विधि संभव नहीं है। दूसरा, इसमें केवल अचेतन पक्ष पर जोर दिया जाता है। जैसा कि आपसे हमने पहले ही बात किया कि इस विधि में व्यक्ति के अचेतन मन में जितनी भी इच्छाएं विचार हैं उसको बाहर लाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो यही इसका दोष भी है। इसका दोष क्या है कि इसमें केवल अचेतन पक्ष पर जोर दिया जाता है, जबकि मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि व्यक्ति तो चेतन, ठीक है, एवं अचेतन दोनों का मिश्रित, दोनों का मिला जुला रूप है। तीसरा इसका दोष है इसमें समय अधिक लगता है, जिससे व्यक्ति में थकान और अरुचि उत्पन्न होती है। ये जो विधि है इसमें जो परीक्षण है उस परीक्षण को प्रयोग से कराने में समय अधिक लगता है, जिससे कारण प्रयोग के अंदर थकान और अरुचि उत्पन्न हो जाती है, जिससे क्या है वो अच्छे से प्रयोग नहीं करता है, जिससे परिणाम जो है विश्वसनीय में वैध नहीं प्राप्त हो पाते हैं, कभी कभी परिणाम दूषित हो पाते हैं। तो ये प्रक्षेपी विधि के बारे में रहा। तो आज की क्लास में हमने देखा कि असामान्य व्यवहार के अध्ययन की विधियों में जो दूसरी विधि है साक्षात्कार विधि वो क्या है, और जो तीसरी विधि है प्रक्षेपी विधि क्या है, इसके संबंध में हमने चर्चा किया। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।